गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जलवायु को मानचित्र से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो मानचित्र बनाया गया है, उसके बाद इसका संपूर्ण नोट्स लिखा गया है ताकि आप लोग को जो है ना अच्छा से समझ में आए। मानसून थोड़ा सा अगर आप मैप के थ्रू से अगर नहीं पढ़ते ना तो क्लियर समझ में नहीं आने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है ना क्लास 9th भूगोल का चैप्टर 4 जलवायु का है, जिसमें से जलवायु का हम लोग कुछ टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो डला हुआ है, आप जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऋतु के बारे में। ऋतु में हम लोग दो ऋतु पढ़ चुके हैं, पहला शीत ऋतु और दूसरा ग्रीष्म ऋतु। ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग मानसून का आगमन अर्थात वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। और वर्षा ऋतु बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इसको हम अच्छा से समझ जाते हैं ना तो हम लोग को क्लियर पता चल जाएगा कि भारत में कैसे मानसून होता है, कैसे वर्षा होता है, किस किस जगह पे ज्यादा वर्षा होता है और कहाँ कहाँ पे कम वर्षा होता है। कम वर्षा होता है तो इसका क्या कारण है, और अगर ज्यादा वर्षा होता है तो इसका क्या कारण है, और किस मानसून से भारत में वर्षा होता है, ये सब इस वीडियो में समझेंगे। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक, जलवायु मौसम में क्या अंतर है, ठीक है, इस तरह का चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। और शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु ये भी दोनों हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग मानसून का आगमन और अगला क्लास में मानसून की वापसी पढ़ेंगे और लगभग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। और एक दिन जो है ना संपूर्ण नोट्स, वन शॉट नोट्स लेके आएंगे, जिसमें संपूर्ण चैप्टर का नोट्स आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले समझिए, यहाँ पे अगला आज का क्लास है मानसून का आगमन। सबसे पहले मानसून का आगमन मतलब क्या होता है कि जब भारत में वर्षा ऋतु शुरू होता है उसी को बोलते हैं मानसून का आगमन। अब ये वर्षा क्यों शुरू होता है, किस तरह से हवा चलता है, ये बात समझते हैं। मानसून का आगमन अर्थात कौन सा ऋतु, वर्षा ऋतु। सबसे पहले हम समझिए, यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है ना ये तीन रेखा पे हमेशा चमकता है। ये है कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा और ये मकर रेखा। यही तीनों रेखा पे जो है ना सूर्य का प्रकाश लंबवत चमकता है। और जब यहाँ पे सूर्य होता है ना तो भारत में गर्मी होता है, और जब यहाँ पे सूर्य होता है तो भारत में ठंडा होता है, ठीक है। अब कल्पना कीजिए कि जब सूर्य यहाँ पे होगा तो यहाँ पे गर्मी होगा, और गर्मी से हवा क्या होता है, ऊपर उठता है, अर्थात निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और यहाँ पे कल्पना कीजिए, देखो दो डायरेक्शन में हवा चलते हुए दिखाई जा रहा है, एक ये डायरेक्शन चल रहा है, दूसरा ये डायरेक्शन चल रहा है कि नहीं। तो याद रखिए, यहाँ पे जब निम्न वायुदाब होता है तो हवा चलती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। जैसे मान के चलो यहाँ पे सूर्य है, जब यहाँ पे सूर्य है तो यहाँ पे गर्मी होगा, और गर्मी से यह हवा क्या होगा, ऊपर उठेगा। और फेरल जो है ना एक नियम बताया था कि जो हवा उत्तरी गोलार्ध में चलेगी वो अपना दाईं ओर मुड़ेगी। तो जैसे ही मान के चलो नीचे तेरा निम्न वायुदाब हो गया तो ऊपर से ऐसे हवा चलेगी, और ये अपना दाईं ओर मुड़ेगी तो दाईं ओर इसका इधर हो जाता है, ऐसे मुड़ेगी। इस तरह से हवा चल रही है कि नहीं, इस तरह से हवा चल रही है उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश लंबवत यहाँ पे चमकेगा, अर्थात जहां पे भारत है वहां अगर सूरज होगा तो हवा जो चलेगी ना वो इधर से चलेगी। क्यों इधर से चलेगी, क्योंकि यहाँ पे हवा गर्म होके ऊपर उठ रहा है और इधर ठंडा हवा है। तो ठंडा हवा जो है ना, गर्म हवा जिधर हवा ऊपर जा रहा है उधर जाएगी। और हम जानते हैं दक्षिणी गोलार्ध में जो हवा है ना अपनी बाईं ओर मुड़ती है, तो ये अपने बाईं ओर मुड़ते हुए जा रही है, ये अपने बाईं ओर मुड़ते जा रही है। लेकिन जैसे ये हवा दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करेगी, किधर प्रवेश करेगी, दक्षिणी गोलार्ध में। और जैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करेगी हवा ऐसे नहीं चलेगी, क्योंकि जानते हैं दक्षिणी गोलार्ध में हवा अपने दाईं ओर मुड़ जाती है, और इसका दाईं ओर इधर होता है, और ये इधर मुड़ मुड़ करके सीधा भारत में प्रवेश कर जाएगी। किधर प्रवेश कर जाएगी, भारत में। अर्थात ये हवा जो है ना सीधा भारत में प्रवेश करेगी। और देखो हुआ क्या था, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश था तो यहाँ का हवा गर्म होकर ऊपर उठ गया, और ये इधर ठंडी हवा भारत में इंटर किया, है कि नहीं। ये ठंडी हवा क्या हुआ, भारत में इंटर किया। थोड़ा सा चमकेगा, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, ये ठंडी हवा क्या हुआ कि भारत में प्रवेश किया। अब ये जब ये ठंडी हवा भारत में प्रवेश करेगा तो यहाँ पे जब गर्म था ना, जैसे नीचे देखो समुद्र है, ये पूरा क्या है, समुद्र है। समुद्र है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी वाष्पित हो गया और ये बादल बन गया है। और जब ये ठंडा हवा इंटर करेगा ना तो बादल को भारत पर लेते जाएगा खींच करके, और भारत में वर्षा कराएगा। इसी को बोलते हैं मानसून का आगमन। अगला हम लोग समझते, जैसे यहाँ पे देखो मानसून का आगमन कैसे हो रहा है। हम लोग जानते यहाँ पे ये ऐसे घुसेगा
और यहाँ पे जैसे मान के चलो ये हवा जो है ना दक्षिणी गोलार्ध से आ रहा ठंडी हवा, और उत्तरी गोलार्ध में जो हवा गर्म हो गया ऊपर उठ गया, तो इधर से हवा गया तो जो बादल था ना उसको भारत की ओर खींच के ले जाएगा। ये जिस दिशा में खींच करके ले जा रहा है उस दिशा का नाम सबसे पहले बताइए। जैसे मान के चलो यहाँ पे अगर डायरेक्शन लिया जाए तो ऐसे हवा जा रही, देखो ये है उत्तरी, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ये देखो दक्षिणी पश्चिमी, इसी इसीलिए इस हवा का नाम क्या है? दक्षिणी पश्चिमी। और इस मानसून का भी नाम पड़ता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अर्थात भारत में जो वर्षा ऋतु का आरंभ होता है वो किस मानसून से होता है? तो हम लोग जानते हैं भारत में वर्षा ऋतु का जो आगमन होता है ना वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। किससे होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में जो मेनली वर्षा होता है ना वो किस मानसून से होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। थोड़ा सा हम लाइट ऑफ कर लेते हैं, ये चमक रहा होगा आपको। भारत में किस मानसून से वर्षा होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पे एक बात और समझिए, यहाँ पे याद रखिएगा कि जो ये मकर रेखा से कर्क रेखा तक की जो हवा चलती है ना उसको व्यापारिक पवन बोलते हैं। ये जो हवा चल रही है या ये जो हवा चल रही है ये व्यापारिक पवन है। अगर पूछा जाए व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में जो चल रही है उसका डायरेक्शन क्या है? उत्तरी गोलार्ध में जो चल रही है उसका डायरेक्शन है दक्षिणी पश्चिमी। क्या है? दक्षिणी पश्चिमी। देखो यही बात यहाँ पे नोट्स के रूप में लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे समझिए क्या लिखा गया है। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के बारे में लिखा गया है कि जून के प्रारंभ में उत्तरी भारत में निम्न वायु दाब उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं सूरज जो है ना जून में भारत के ऊपर होता है। जब भारत के ऊपर होता है तो भारत को गर्म कर देता है, वहां का हवा ऊपर उठ जाता है, तो इसीलिए वहां निम्न वायु दाब उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध की जो हवा है ना जिसको व्यापारिक पवन बोलते हैं, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली व्यापारिक पवन भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करती है। किधर से प्रवेश करती है? दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करती है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। और यह मानसून हम लोग जानते हैं, देखो ये भारत था और ये इधर महासागर था। यह जो मानसून है ना या जो पवन है वो महासागर से ऊपर से बहते हुए आ रहा है ना। यह मानसून महासागर के ऊपर से गुजरती है, जिसके कारण इसमें पर्याप्त मात्रा में नमी होती है। नमी मतलब क्या होता है? जलवाष्प होता है, और जलवाष्प होता है ना जिसके कारण ये मानसून अत्यधिक वर्षा कराती है। क्या कराती है? अत्यधिक वर्षा कराती है। यहाँ तक तो हम समझ गए कि सबसे पहले जो मानसून इंटर करता है ना वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये महासागर के ऊपर से बहते हुए जाता है, जिसके कारण नमीकरण करता है और वर्षा कराता है। सबसे पहले यह जो मानसून है ना, यहाँ पे देखो ये केरल है, ये क्या है? केरल। तो सबसे पहले ये केरल में जाके टकराती है। कहाँ पे टकराती है? केरल में। और केरल में अत्यधिक वर्षा कराती है। लेकिन जब केरल से इधर बढ़ती, इधर उत्तर की ओर, मतलब ये दक्षिण है और ऊपर उत्तर है, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है तो वर्षा की मात्रा में कमी होते जाती है। कमी क्यों होती है? क्योंकि ये जो है ना इधर पर्वत ऊंचा है, दक्षिण में जो है ना पर्वत ऊंचा है, और उत्तर की ओर जाएंगे तो पर्वत की ऊंचाई घटेगा। और जब पर्वत की ऊंचाई घटेगा ना तो इससे कम वर्षा होता है। क्यों होता है वो आगे हम मानचित्र में समझाएंगे, ज्यादा अच्छा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा गया है। अगला पॉइंट लिखा गया है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में पश्चिमी घाट अर्थात केरल के पवनामुखी भाग से टकराकर भारी वर्षा कराती है, और वर्षा लगभग दिया है 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा कराती है। ठीक है, अब यहाँ पे पवनामुखी लिखा हुआ है। पवनामुखी का मतलब क्या होता है ये बात समझिए। जैसे देखो यहाँ पे एक मानचित्र दिया हुआ है, यहां से ये मानसून इंटर कर रहा है, ठीक, और यहाँ पे मान के चलो ये केरल के तट मिल गया, और ये केरल के मालाबार तट मिल गया, और यहां से टकरा के वर्षा कराएगी। और ये जो ढाल है इसको बोलते हैं पवनामुखी ढाल। क्या बोलते हैं? पवनामुखी। और ये जो विपरीत साइड वाला है इसको बोलते हैं पवनाविमुखी ढाल। अर्थात क्या होता है कि जब ये हवा इंटर करता है ना, जब ये पवन इंटर करता है तो जलवाष्प को लेते जाता है, और ये जा करके ये पर्वत से टकराता है, जिसके कारण इधर बहुत ज्यादा वर्षा होता है। पवनामुखी ढाल की ओर जो है ना बहुत ज्यादा वर्षा होता है, लेकिन पवनाविमुखी का ढाल जो है ना वहां पे वर्षा बहुत कम होता है, क्योंकि जितना मानसून है ना सब इसी तट पे बरस जाता है।
लगभग 95% वर्षा जो है ना इधर ही होता है, बचा 5% वर्षा जो इधर होता है कि नहीं। अब हम यहाँ पे ये बात समझाने वाले हैं कि जैसे मान के चलो ये ऊंचा पर्वत है और ये छोटा पर्वत है, इसमें क्या होगा कि जितना देर तक यहाँ पे मानसून रुकेगा, जितना ऊपर उठेगा उतना ज्यादा यहाँ पे वर्षा होगा, और जितना छोटा रहेगा उतना जल्दी ये पार हो जाएगा, तो उतना यहाँ पे कम वर्षा होगा। अर्थात जो ऊंचा पर्वत होता है ना, अगर उससे मानसून टकराता है या उससे बादल टकराता है तो ज्यादा वर्षा होता है। इसीलिए हम लोग देखे ना, पर ये जो घाट था यहाँ बोले हम यहाँ ज्यादा वर्षा था, इधर का पर्वत क्या ऊंचा, ऊपर की क्या कम ऊंचा है, तो ज्यादा वर्षा इधर होगा कि ऊपर होगा, इधर होगा। तो अर्थात हम बोल सकते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे वही बात लिखा गया है, दक्कन के पठार तथा मध्य प्रदेश के कुछ भाग में वर्षा होती है तथा कुछ भाग में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि वह वृष्टि छाया का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब वृष्टि छाया किसको बोलते हैं, तो यही है वृष्टि छाया। जैसे मान के चलो ये हो गया पर्वत, और ये इधर जो है ना, इधर तो वर्षा होता है लेकिन इधर वर्षा नहीं होता, तो इधर वाला जो क्षेत्र है इसको शेडेड रीजन या वृष्टि छाया का क्षेत्र बोलते हैं। तो महाराष्ट्र या दक्कन का पठार जो है ना, वहां पे कम वर्षा होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि वो वृष्टि छाया का क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, जैसे मान के चलो दक्कन का पठार कहाँ पे, ये समझिए। देखो ये है दक्कन का पठार, ये क्या है दक्कन का पठार, और ये है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे जो पर्वत के उस पार जो है ना, पर्वत के उस पार नहीं वर्षा हो पाता है, पर्वत के इस पार नहीं हो पाता है, पर्वत के इधर नहीं हो पाता है, इसको बोलते हैं वृष्टि छाया का क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पे अगला बात समझिए क्या लिखा गया है, अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा सबसे पहले, अरब सागर की शाखा सबसे पहले सबसे अधिक वर्षा केरल के मालाबार तट पर होती है। मतलब अरब सागर की, देखो यहाँ पे दो शाखा है, यहाँ पे अगर ठीक से देखिएगा ना तो दो शाखा है। एक जो इधर से गुजरा है उसको बोलते हैं अरब सागर की शाखा, और जो इधर से गया ना इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। यहाँ पे जब मानसून टकराता है ना तो ये दो भाग में बढ़ जाता है, एक अरब सागर की शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा सबसे पहले केरल के मालाबार तट से टकराती है और सबसे अधिक वर्षा कराती है। अर्थात अगर पूछा जाए अरब सागर की शाखा से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो याद रखिएगा अरब सागर की शाखा से सबसे अधिक वर्षा केरल के मालाबार तट से होती है। ठीक, अगला बात समझिए क्या लिखा गया है, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान में दक्षिण से उत्तर जाने पर वर्षा घटते जाती है, क्योंकि पर्वत की ऊंचाई क्या होते जाती है, कम होते जाती है। अगला बात लिखा गया है, पश्चिमी तटीय मैदान में, कहाँ पे, पश्चिमी तटीय मैदान में वर्षा कराने के बाद अरब सागर की शाखा नर्मदा तथा भ्रंश घाटी में प्रवेश करती है तथा पूर्व में अमरकंटक पहाड़ी होने के कारण अधिक वर्षा होती है। अर्थात देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो अरब सागर की शाखा है ना, यहाँ पे वर्षा कराने के बाद ये जो है ना नर्मदा और ताप्ती, जैसे मान के चलो ये नर्मदा नदी है, ये ताप्ती नदी है, नर्मदा ताप्ती के भ्रंश में जाकर प्रवेश करती है, अंदर में घुस जाते हैं। ये जो है ना अमरकंटक की पहाड़ी है और यहाँ पे घुस करके वर्षा कराती है। ठीक है, यही बात लिखा गया है। यहाँ पे देखिए एक मैप भी दिया गया है। सबसे पहले मैप को देखिए, ये देखो जैसे ये दोनों के बीच में एक नदी बह रही है। ठीक, जैसे मान के चलो यहाँ पे एक पर्वत है, एक पर्वत ये है, और ये बीच वाला नदी नर्मदा नदी है। ठीक, जैसे ये बिंद पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, बिंद और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है, और यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ी है। जैसे ये मानसून इधर इंटर करेगा ना तो कहीं से निकलने का जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर भी पर्वत रुक रहा है और नीचे भी पर्वत रुक रहा है, तो इसको कहीं पे भी जो है ना निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, जिसके कारण संपूर्ण मानसून जो है ना यहाँ पे टकरा टकरा करके पूरा वर्षा कराती है। और जब ये पूरा वर्षा होता है ना तो यहाँ पे खूब ज्यादा वर्षा होता है। ये जो नर्मदा नदी है इसमें बहुत ज्यादा पानी तेजी से बहने लगता है, जिसे बोला जाता है एक बहुत बड़ा जलप्रपात का भी निर्माण करती है। ये हम लोग नदी का टॉपिक में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला क्लास में जो है ना हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका जो मानसून का जो वापसी है, मानसून का वापसी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं, देखो यहाँ पे वही बात दिखा गया है कि पश्चिमी तटीय मैदान में वर्षा कराने के बाद यह नदी जो है ना अरब सागर की शाखा नर्मदा तथा ताप्ती भ्रंश में प्रवेश करती है और पूर्व में अमरकंटक की पहाड़ी होने के कारण क्या होती है, अत्यधिक वर्षा होती है, क्योंकि ये बाहर निकल नहीं पाता है। अब जो है ना अरब सागर की शाखा उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। देखो यहाँ पे अरब सागर की शाखा को दिखाया गया है,
और यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे वर्षा कराया, यहाँ से फिर इधर घुसा और एक उत्तर की ओर प्रभावित हुआ, जहाँ पे देखो ये गुजरात में ये पर्वत है जिसको बोलते हैं गिर पर्वत। कौन सा पर्वत है? ये गिर पर्वत। और हम जानते हैं ये गिर पर्वत होने के कारण जो है ना यहाँ पे टकरा करके इधर खूब वर्षा होगा, लेकिन बोलो इसके इधर होगा नहीं, ये वृष्टि छाया का क्षेत्र हो जाएगा। हम लोग जानते हैं पर्वत के उधर जो है ना वृष्टि छाया का क्षेत्र होता है, तो यहाँ पे गिर पर्वत से टकरा के इधर तो सौराष्ट्र, ये जगह जो है ना इसको सौराष्ट्र बोलते हैं, यहाँ पे खूब वर्षा होती है, लेकिन इसके ऊपर में वर्षा नहीं होती है। इसी तरह से ये राजस्थान है, राजस्थान में ये अरावली पर्वत का जो यहाँ पे है ना इसको बोलते हैं गुरु शिखर। इसको क्या बोलते हैं? गुरु शिखर। और हम जानते हैं ये गुरु शिखर में सबसे पहले राजस्थान के गुरु शिखर में टकराते हैं, यहाँ पे वर्षा कराती है, लेकिन संपूर्ण अरावली पर्वत से ये टकरा नहीं पाती, क्योंकि ये मानसून का जो दिशा है ना उसी दिशा में ये पर्वत, अगर पर्वत ऐसे रहता ना तो इस पर्वत से टकरा करके वर्षा होता, काफी मात्रा में वर्षा होता, लेकिन ये मानसून के डायरेक्शन के साथ इसका डायरेक्शन मैच कर जाता है, जिसके कारण राजस्थान सूखाग्रस्त है, अर्थात बहुत कम वर्षा होता है। और ये जाकर के लास्ट में किससे टकरा जाता है? दिल्ली में जाके टकराता है, और ये उत्तराखंड में जाकर के जो है ना यहाँ पे हिमालय पर्वत मिल जाते हैं, और उत्तराखंड में बहुत ज्यादा वर्षा होता है जिसको बोलते हैं बादल का फटना, अर्थात मूसलाधार वर्षा होता है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, यही बात हम लोग नोट्स में देख लेते हैं क्या क्या लिखा गया है। देखो यहाँ पे अरब सागर की शाखा उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए गुजरात के गिर पहाड़ी से टकराती है और सौराष्ट्र क्षेत्र में वर्षा कराती है तथा अधिकांश भाग सूखा रहता है। देखिए ना ऊपर वाला भाग क्या होता है? सूखा होता है। यहाँ पे देखिए जैसे मान के चलो ये सौराष्ट्र, ये नीचे सौराष्ट्र, यहाँ पे टकरा के इधर खूब वर्षा होती है, लेकिन ऊपर वाला भाग क्या है? सूखा है। वही बात लिखा हुआ है। अगला बात लिखा गया है, गिर पहाड़ी से टकराने के बाद या उत्तर दिशा में प्रवाहित होते हुए अरावली के गुरु शिखर चोटी से टकरा करके कुछ भाग में क्या कराती है? वर्षा कराती है, परंतु अरावली पर्वत पर वर्षा नहीं करा पाती। क्यों नहीं करा पाती? क्योंकि अरब सागर की शाखा अरावली पर्वत के समानांतर निकल जाती है, जिसके कारण इस शाखा से राजस्थान और गुजरात में कम वर्षा होती है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे जो है ना, ये देखो इधर से गुजर रहा है तो यहाँ पे कम वर्षा होता है। अब इधर जो है ना ये है बंगाल की खाड़ी की शाखा। हम लोग जानते हैं ये उत्तरी गोलार्ध में भारत है, और उत्तरी गोलार्ध में हवा किधर मुड़ती है? दाईं ओर। मतलब इधर जो है ना इधर नहीं घुसेगी हवा, हवा इधर भागना चाहेगी बाहर की ओर, लेकिन हम लोग जानते हैं यहाँ पे हिमालय पर्वत है, और कोई भी चीज टकराने के बाद जो है ना पवन का दिशा मुड़ सकता है, तो यहाँ पे हिमालय पर्वत होने का कुछ हवा तो इधर पार हो जाती है म्यांमार की तरफ, लेकिन कुछ हवा जो है ना इधर से मुड़ करके चली जाती है। कहाँ पे? ये मेघालय के पठार। सबसे ज्यादा बंगाल की खाड़ी से सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? तो मेघालय के पठार में। यहाँ पे 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पे खूब ज्यादा वर्षा होता है। मैक्सिमम भारत में नहीं विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा जो है ना यही मेघालय के पठार में होता है। मैक्सिमम वर्षा जानते हैं 1080 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है, लेकिन औसत वर्षा जो है ना 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होता है। अब यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, देखो बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वी तटीय मैदान पर वर्षा नहीं करा पाती है। देखो ये पूर्वी तटीय मैदान है, ये पश्चिमी तटीय मैदान था, ये पूर्वी तटीय मैदान है। पूर्वी तटीय मैदान में वर्षा नहीं करा पाती, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हवा चलती है ना वो अपनी दाईं ओर मुड़ते जाती है उत्तरी गोलार्ध में। तो इसका देखो इसका दाईं ओर तो इधर मिल गया, तो ये दाईं ओर तो इधर घुस गया, लेकिन इधर जो हवा चले इसका दाईं ओर इधर ना भागेगा, तो जिसके कारण इधर नहीं घुस पाती, तो ये पूर्वी तटीय मैदान से वर्षा नहीं करा पाती। अगर पूछा जाए कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के किस तट पे वर्षा नहीं करा पाती है, तो याद रखिएगा कौन सा तट? पूर्वी तट। ठीक है, जहां केरल के मालाबार तट पर, देखो जहां केरल के मालाबार, ये केरल का मालाबार तट था ना, केरल के मालाबार तट पर हमेशा वर्षा होती रहती है। देखो यहाँ पे जब तक वर्षा ऋतु होता है ना तब तक 1 दिन 2 दिन हमेशा जो है ना छोड़ छोड़ करके वर्षा होती रहता है, मतलब जब तक वर्षा तब तक वर्षा। लेकिन इसी के पास में इधर तमिलनाडु है, तमिलनाडु में जानती हूँ वर्षा होता ही नहीं है, क्योंकि ये जो है ना वृष्टि छाया का क्षेत्र हो जाता है, इधर से पर्वत सब रोक करके वर्षा करा लेता है, इधर बहुत मानसून कम जा पाता है, तो यहाँ पे वर्षा होता ही नहीं है। यहाँ बरसात के दिन में यहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होता है। यहाँ पे मेनली जो वर्षा होता है ना वो शीत ऋतु में होता है। कब होता है? शीत ऋतु में। जब अगला टॉपिक हम लोग मानसून का आगमन पढ़ेंगे ना उसमें हम लोग क्लियर समझेंगे कि शीत ऋतु में वहां पे वर्षा कैसे होता है। ठीक, यही बात लिखा गया है कि जहाँ केरल के मालाबार तट पर हमेशा वर्षा होती रहती है, इसके पूर्व में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि वो वृष्टि छाया का क्षेत्र है। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये 3 पहाड़ी दिख रहा है ना, ये गारो है, खासी है, जयंतिया है। गारो, खासी, जयंतिया में जो है ना खूब ज्यादा टकरा करके वर्षा कराते हैं, अर्थात
बंगाल की खाड़ी, बंगाल खाड़ी की शाखा पूर्वी तट के समानांतर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। देखो यहाँ पे पूर्वी तट के समानांतर जा रहा है, पूर्वी तट है इसी के समांतर जा रहा है, और पूर्वी तट के समांतर जाते हुए कहाँ पे टकराती है, तो ये यहाँ पे टकराती है, जिसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। ठीक है, और उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए सबसे पहले मेघालय के शिलोंग के पठार से टकरा करके वर्षा कराती है। ठीक, बंगाल की खाड़ी से कहाँ वर्षा होती है, शिलोंग के पठार, जो मेघालय में है। शिलोंग के पठार में 3 पहाड़ी है, गारो, खासी तथा जयंतिया में वर्षा होती है, जिसमें सबसे अधिक वर्षा जो है ना खासी पहाड़ी पर है होती है। और खासी पहाड़ी पर एक जगह है मासिन राम, चेरापूंजी भी इसी पे, लेकिन सबसे ज्यादा वर्षा जो है ना मासिन राम में होता है, इसके बाद चेरापूंजी में होता है। मासिन राम में कितना वर्षा होता है, तो मैक्सिमम 1080 सेंटीमीटर, 1080 बहुत ज्यादा होता है। राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है। और सोचो यहाँ पे 1080 है, या 400 एवरेज देखेगी ना तो 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होता है। कहाँ पे, यहाँ पे मेघालय के पठार में। ठीक, अगला बात समझिए, ये शिलोंग के पठार से टकराने के बाद या जो है ना बंगाल की खाड़ी की शाखा असम होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में प्रवेश करते वर्षा कराती है। अर्थात यहाँ पे देखो, यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पे ये जो है ना असम है, और यहाँ पे आगे बढ़ जाती है, और यहाँ पे इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में जो है टकरा के वर्षा कराती है। और एक शाखा जो है ना इधर से हुगली नदी है, जैसे गंगा नदी इधर से आई थी ना, तो देखो ये गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इधर जाती है, तो ये गंगा नदी के सहारे हुगली होते हुए जो है ना उत्तर भारत में प्रवेश करती है। और यहाँ पे कल्पना करो, जैसे हवा उत्तर भारत में प्रवेश करेगी, ये उत्तरी गोलार्ध हवा किधर मुड़ेगी, दाईं ओर। अब यहाँ पे समझिए हवा ऐसे चल रही है, तो इसका दाएं किधर होगा, ऊपर होगा, तो ये जो है ना इधर टकराते जाएगी, हिमालय पर्वत से टकराते जाएगी। और ये हिमालय पर्वत के जो शिवालिक पहाड़ी है ना, यहाँ पे खूब ज्यादा वर्षा हो, क्योंकि ये दाईं ओर मुड़ती है, जितना मानसून है पहाड़ से टकरा टकरा के वर्षा कराती है। अगर हम पूछे सबसे ज्यादा वर्षा जो है ना यहाँ पे होगा कि दिल्ली में होगा, देखो दिल्ली में कम वर्षा होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि जब यहाँ पे मानसून जितना था ना सब टकरा टकरा करके इधर ही वर्षा ज्यादा होगा। जैसे हम देखो इधर बोलते हैं पूरब और इधर बोलते हैं पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे ना तो वर्षा की मात्रा क्या होते जाएगी, घटते जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा टकरार, ज्यादा मानसून था, ज्यादा जलवाष्प था, तो टकराया तो ज्यादा वर्षा होगा। लेकिन यहाँ जलवाष्प धीरे धीरे कम होते जाता है तो वर्षा कम होगा। यही बात लिखा गया है, यहाँ पे समझिए। देखो अगला बात क्या लिखा गया कि बंगाल की खाड़ी का एक शाखा जो है ना हुगली नदी होते हुए उत्तर भारत में प्रवेश करती है और दिल्ली तक पहुंच जाती है। कहां तक पहुंच जाती है, दिल्ली तक पहुंच जाती है। और दिल्ली तक पहुंचने के बाद यहाँ पे खूब ज्यादा वर्षा होती है। अर्थात दिल्ली में जो वर्षा होता है ना, ये दोनों शाखा से होता है, अरब सागर की शाखा से भी दिल्ली में वर्षा हुआ, और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी वर्षा होता है दिल्ली में, है कि नहीं। और ये दिल्ली में वर्षा कराती है। इस तरह से जो है ना संपूर्ण भारत में मानसून प्रवेश कर जाते हैं। और एक बात याद रखिएगा, एक टॉपिक आता है वर्षा विराम, वर्षा में विराम, अर्थात वर्षा विराम किसको बोलते हैं, हम लोग जानते हैं वर्षा ऋतु जब होता है ना तो ऐसा नहीं लगातार वर्षा होते रहता है। ये वर्षा जो है ना कभी बंद होता है, फिर कभी शुरू होता है, फिर बंद होता है, फिर कभी शुरू होता है। जैसे मान के चलो आज पड़ा, 2 दिन गायब हो गया, है कि, तो 2 दिन बंद हुआ ना, उसी को बोलते हैं वर्षा में विराम। अर्थात वर्षा ऋतु भी जब होता है ना तो लगातार पानी नहीं पड़ते रहता है, कुछ कुछ दिन छोड़ के पड़ता है, जिसको हम वर्षा में विराम कहते हैं। तो ये था वर्षा ऋतु। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपका मिलता रहे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिए। अगला क्लास में हम लोग मानसून की वापसी को पढ़ेंगे, और मानसून की वापसी के बाद यहाँ पे साइक्लोन पढ़ेंगे, चक्रवात पढ़ेंगे, चक्रवात पढ़ने के बाद वर्षा का वितरण और वर्षा एकता का परिचायक जो है ये पढ़ेंगे, लो को समझेंगे, काल वैशाखी, ये छोटा छोटा टॉपिक जो उसको समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।